नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी पतझड़ के बाद, जिसे लिखा है डॉक्टर शीतांशु भारद्वाज जी ने। पिथौरागढ़ के इस धुर देहात में हेमा किस प्रकार का जीवन बिताती आ रही है, यह वही जानती है। ऐसे में उसे रह रहकर दादी अम्मा की कही हुई लोकोक्ति की याद आ जाया करती है। गुड़ ही जानता है या फिर गुड़ थैला ही जानता है कि कितना गुड़ खाया गया है। हेमा ही जानती है कि वह किस प्रकार छिदती ही जा रही है। लोहे पर जेक लग जाता है तो ऐसा ही होता है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कभी उसने कितने रुपहले सपने संजोए थे, अब तो उसे संस्कृत की कहावत पर भी संदेह होने लगा है। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। चरित्र किसी का भी हो, वह स्वयं ही स्पष्ट होता रहता है, किंतु भाग्य के बारे में पहले से ही तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भाग्य ने उसे चहकते हुए नागर जीवन से उठाकर एक एकांत टापू पर ला पटका है। साहित्य की छात्रा आज शुष्क मरुस्थल में निरुद्देश्य ही भटकती आ रही है। उसका जीवन मृग मारीचिका बनकर रह गया है। छीजन हमारी ही नियति नहीं है। छीजन हमारी ही नियति नहीं है। समय भी तो निरंतर छीजता ही रहता है। हेमा को वे दिन याद आने लगते हैं जब वह दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थी। एमए करने के बाद वह रिसर्च करने लगी थी। तब अधिकांश शोध छात्र छात्राओं में असंतोष ही छाया रहता था। उन्हें अपना भविष्य एकदम ही धुंधला धुंधला लगा करता। लड़के तो रिसर्च के नाम पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां किया करते। छात्राएं भी रिसर्च से अधिक ध्यान अपने जीवन साथी की तलाश पर दिया करती थीं। होता यह कि कोई शोधार्थी शोध करते हुए जब कोई जॉब प्राप्त कर लेता, तब लड़कियां उसके आसपास मक्खियों की तरह से भिन भिनाने लगती थीं। उनमें से किसी एक की रिसर्च वैवाहिक बंधन में बदल जाता। वैवाहिक बंधन उसकी दिशा ही बदल देता। उस दिन रोज की ही तरह से शोध छात्राएं कॉमन रूम में मेजें बजाती हुई फिल्मी गीत गा रही थीं। वहीं उन्हें दाद देने वाले भी बैठे हुए थे। कांति और विनीता अक्सर ही वहां गीत गजलें गाती रहती थीं। विनीता ने गजब का ही स्वर पाया था। उसने हेमा को कोहनी मारी थी, तू भी कुछ क्यों नहीं सुनाती? मैं एक अच्छी गायिका नहीं हूं ना, वह बोली थी। हेमा जी, सामने से श्रवण ने आग्रह किया था, आपको कुछ ना कुछ तो सुनाना ही है। दो चार अन्य छात्रों ने भी उससे कुछ सुनाने का अनुरोध किया था। इस पर उसने अपनी ताजी लिखी हुई कविता सुना दी थी। उसकी उस काव्य रचना की खूब सराहना की गई थी। श्रवण बोले थे, अरे भाई, हमें मालूम न था कि आप इतनी अच्छी कवियत्री भी हैं। उस आत्म प्रशंसा पर हेमा का चेहरा तांबाई रंग का हो आया था। श्रवण को वह कुछ और ही निगाहों से देखने लगी थी। धीरे धीरे उसके प्रति हेमा का लगाव बढ़ता ही गया था। एक दिन उसने उसके आगे प्रस्ताव रख दिया था, श्रवण, तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने का मन करता है। अरे धन भाग, श्रवण मुस्कुरा दिए थे। कैंपस भर में कोई तो मिला जो मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करता है। रिसर्च फ्लोर से उतरकर वे दोनों ग्रेट कॉफ़ी हाउस में जा बैठे थे। वहाँ अक्सर छात्र छात्राएं जोड़ों में बैठे हुए कॉफ़ी पिया करते थे। हेमा ने उस दिन अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा था। तमाम दिन वह खिली खिली ही रहती थी। उसकी आंखों में रुपहले सपने तिरते रहते थे। क्या बात है बेटी? घर आकर माँ ने उससे उस प्रसन्नता का रहस्य जानना चाहा था। बात यह है माँ, वह शर्मा गई थी। हरी बोल ना। श्रवण मेरे साथ रिसर्च किया करते हैं, वह अपने प्यार का इजहार करने लगी थी। हम देख, माँ उसकी आंखों में झांक कर बोली थी, तू नासमझी की उम्र से गुजर रही है। ब्याह शादी की बात तू हम पर ही छोड़ दे। तेरे पापा जी ने तेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। हेमा के सपनों का महल हरहरा कर वहीं धाराशाही हो गया था। तब से हेमा का मन रिसर्च से उचट ही गया था। उसका झुकाव कविता की ओर होने लगा था। एक बार उसे स्थानीय कवि सम्मेलन में कविता पाठ का अवसर मिला था। यह बात उसने माँ पापा को भी बतला दी थी।
इस पर उसके पापा नाक भौं सिकोड़ने लगे थे। देख बेटी, कविता वविता में कुछ नहीं रखा है। वास्तविक जीवन कुछ और ही हुआ करता है। उसी की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलना सीख। अगले रविवार को घर को खूब सजाया संवारा गया था। उस दिन लड़के वाले हेमा को देखने के लिए आने वाले थे। माँ ने उसे प्यार से समझाया था, देख हेमू, लड़के वाले आज पहली बार तुझे देखने आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने कोई ऊल जुलूल बातें ना कर देना। ठीक है माँ। वह भी माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। दोपहर बाद देवेन अपने पापा के साथ उनके यहाँ आ पहुँचे थे। माँ पापा ने उनकी खूब आव भगत की थी। पापा ने पूछा था, लड़के की माँ नहीं आई? अरे साहब, सत्येंद्र जी बोले थे, हम ठहरे धुर देहाती जीव, हम ये शहरी चोचले नहीं जानते। देवेन की माँ गांव में ही है। हमारा एक ही बेटा है, जल्द ही से जॉब भी मिलने वाला है। हम इसका विवाह जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। पोस्टिंग तक तो रुक जाते। चलिए, सत्येंद्र ने ठहाका लगाया था, अगले वर्ष इसको किसी अस्पताल में जॉब मिल ही जाएगा। तब तक ठीक है साहब, पापा बोले थे। आपको व देवेन को हमारी बेटी पसंद है तो बात पक्की ही समझिए। हाउस जॉब के बाद देवेन की पहली पक्की पोस्टिंग मुरादाबाद के सिविल अस्पताल में हुई थी। उसी वर्ष उनका विवाह हो गया था। दिल्ली से कटकर हेमा पति के साथ मुरादाबाद में रहने लगी थी। अपनी अपेक्षा उसने पति में कुछ अधिक ही रूखापन देखा था। वे अक्सर ही चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पुलटते रहते और रोगियों की ही बातें किया करते। वह तो प्यार के दो बोलों के लिए भी तरसती रहती। अरे भाई, हम हैं मेढकों की चीरफाड़ करने वाले। एक दिन देवेन ने स्वयं ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हम ना कविता का आनंद ले सकते हैं, ना ही कथा कहानी का। घड़ी भर आराम तो कर ही सकते हैं ना। डॉक्टर के भाग्य में आराम कहाँ, देवेन बोले थे। वह तो 24 घंटे का जनसेवक हुआ करता है। मुरादाबाद से सप्ताह भर के लिए हेमा माँ पापा के पास दिल्ली चल दी थी। उसे विश्वविद्यालय की बहुत याद आई थी। एक दिन वह मॉरिस नगर चल दी थी। रिसर्च फ्लोर पर कोई बदलाव न था। एक वही थी जो अपने को बदली बदली महसूस कर रही थी। गीताली ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा था, कैसी है मेरी हेमा मालिनी? बस सखी, उनके होठों पर उथली मुस्कान तेराई थी। नियति का सुख भोग रही हूँ। इधर उधर की बातचीत के बाद गीताली ने धीमे से पूछा था, अरे तू श्रवण को जानती थी ना? हाँ तो? उसके दिल की धुकधुकी तेज हो आई थी। क्यों? उसने आत्महत्या कर ली। गीताली ने बताया था, बेचारा एक बच्चे का पिता था। जॉब कहीं मिला नहीं, उसी फ्रस्ट्रेशन में हेमा को गहरी ठेस पहुंची थी। वह चुट चुट करती ही रह गई थी। 2-4 दिन बाद वह फिर से मुरादाबाद चली आई थी। वहाँ वह थी और क्वार्टर की रूखी दीवारें थीं। देवेन तो अस्पताल को ही समर्पित हो आए थे। वे कहते, एक युवा डॉक्टर को अपने पेशे के प्रति समर्पित होना चाहिए ताकि उसे शोहरत हासिल हो। अगले महीने देवेन की बदली पिथौरागढ़ मुख्यालय में हो आई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनकी पोस्टिंग देहात की इसी डिस्पेंसरी में कर दी थी। तब से इस टापूनुमा स्थान पर वह अकेली ही घुटती चली आ रही थी। काम धाम हो गया बीबी जी? जमादारी ने हेमा की तंद्रा भंग की। हाँ, हेमा अतीत से वर्तमान में लौट आई। हेमा ने व्यर्थ की अंगड़ाई तोड़ी। जमादारिन क्वार्टर की झाड़ू बुहारी करने लगी। लॉन पर टहलती हुई हेमा सामने के टापू से दिखने वाले स्थान को देखने लगी। वहाँ डिस्पेंसरी के बाहर मुट्ठी भर मरीज थे। देवेन उन्हीं में खोए हुए होंगे। तभी कहीं से हवा का झोंका आया। उसी के साथ फड़फड़ाता हुआ किसी अखबार का एक रंगीन पृष्ठ उसके पांवों पर आ गिरा। उसने उसे उठा लिया। उस पर गीताली की प्रकाशित कविता को देखकर वह ठगी सी रह गई। उसकी कविताएं भी तो पत्र पत्रिकाओं में छप सकती हैं, किंतु इस धूर देहात में तो उसे पत्रिकाएं तक नसीब नहीं होती। लॉन से वह अंदर कमरे में चल दी। उसने अलमारी से अपनी कविता की डायरी निकाल ली। सोफे पर बैठकर वह अपने काव्य संसार में खोती चली गई। हेमू,
बाहर से आए देवेन ने अपना ब्रीफ केस एक ओर रख दिया। मुझे तो यहाँ का जीवन रास आने लगा है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं। हेमा उसी प्रकार अपनी कविताएं देखती रही। देवेन ने उसकी बगल में बैठकर पूछा, कॉलेज के दिनों को याद कर रही होगी, है ना? हाँ देवेन, हेमा ने गहरा उच्छ्वास भरकर हाथ की डायरी एक ओर रख दी। शाम झुक आई थी। पहाड़ की चोटियों से धूप सिमटती जा रही थी। हेमा रात के भोजन की व्यवस्था करने लगी। देवेन कमरे में चिकित्सा ग्रंथों में ही खोए हुए थे। उन्हें भोजन की याद भी हेमा ने ही दिलाई। उन्होंने कुर्सी से उठकर कहा, इन दिनों मैं जवारा पर प्रयोग कर रहा हूँ। जवारा गेहूं की पौध को कहते हैं। कैसा प्रयोग? हेमा ने उनके आगे थाली रखकर पूछा। मैं समीप के गांव के एक रोगी को इन दिनों जवारा का ही रस पिला रहा हूँ। देवेन बोले, इससे उसे आशातीत लाभ हो रहा है। वह कैंसर का रोगी है ना? कहीं तुम्हारा समूचा जीवन ही प्रयोग में ना बीत जाए। हेमा के कथन में व्यंग था। चिकित्सा की दुनिया के अलावा एक दुनिया दूसरी भी तो हुआ करती है। दूसरों की भी तो इच्छा अनिच्छा। अरे भाई, देवेन गंभीर हुआ है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गंवारों और हम में कुछ ना कुछ तो फर्क होना ही चाहिए ना। हेमा का मातृत्व ना जाने कब से संतान के लिए तरसता रहता है, किंतु इस बार भी पति ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। जब जब भी वह संतान की कामना करती है, देवेन उसे इसी प्रकार टाल दिया करते हैं। उनका एक यही तकिया कलाम होता है, अभी क्या जल्दी है, सर्दियां आ रही हैं, इस मौसम में पहाड़ और भी वीराने हो आते हैं। हेमा बाहर लॉन में गुनगुनी धूप में बैठी हुई स्वेटर बुन रही थी। तभी उधर पारू चली आई। उसने पूछा, बीवी जी स्वेटर बुन रही हैं? हाँ री, हेमा हंस दी। आ बैठना। पारू स्थानीय पशु चिकित्सालय के कंपाउंडर की पत्नी है। उसने जगमोहन से प्रेम विवाह किया था। उसके विवाह को 5-1 वर्ष हुए हैं, किंतु वह अब भी अभिशप्त जीवन जी रही है। इन दिनों उसका पति दूसरे विवाह की बातें करता आ रहा है। जब तब वह अपनी कथा व्यथा हेमा को सुनाने लगती है। उसकी भी तो पारू के साथ पूरी सहानुभूति रहती है। पिछले महीने उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया था। देख पारो, हम दोनों की एक सी ही स्थिति है। कुछ है बीवी जी? पारू ने रहस्यमय ढंग से पूछा। नारी, हेमा फिस से हंस दी। वो यूं कहे ना कि सावन हरा ना भादो सूखा। सब किस्मत की बात है बीवी जी। पारू ने गहरी सांस खींची। हाँ री, हेमा ने भी उसी का समर्थन कर दिया। अब मैं भी तो भाग्य को मानने लगी हूँ। आपका ब्याह तो माँ बाप की रजामंदी से ही हुआ था ना? हाँ तो? हेमा ने हाथ की स्वेटर एक ओर रख दी। विवाह कैसे भी हो, इसमें तो पति पत्नी की आपसी समझ ही काम करती है। खाक, पारू ने मुंह बना लिया। जगमोहन को तो मैं बहुत ही समझदार समझती थी। अब वही मेरी छाती पर मूंग दलने की बातें कर रहा है। उसे मैं समझा दूंगी। हेमा उसे फिर से धैर्य बंधाने लगी। तू यूं अपना दिल ना झुराया कर, मस्ती के साथ रहा कर। मुझे लगता है जगमोहन में ही कहीं कोई खराबी है। मर्द अपना दोष नहीं देखते बीवी जी। पारू बोली, वे जिद्दी स्वभाव के होते हैं ना। हेमा ने कहा, परिस्थितियां साथ दें तो आदमी उन्हें अपने मन की माफिक मोड़ सकता है। एक दिन हेमा ने जगमोहन को अपने पास बुलवा लिया। उसके समझाने बुझाने पर उसने गर्दन झुका ली। दूसरे ही दिन से वह अपना इलाज करवाने लगा। पारू के प्रति भी उसका व्यवहार सदैव होने लगा। इधर देवेन का भी हृदय परिवर्तन होने लगा। फुर्सत के समय वे हेमा से प्यार से बोलने बतियाने लगे। कभी कभी पत्नी की कविताएं सुनकर वे उसे दाद भी देने लगते। हेमा को लगने लगा जैसे कि मरुस्थल में सहसा ही झरना फूट आया हो। उस झरने के नीचे वह जी भर कर नहाने लगती। पूस की ठिठुरती हुई सर्दी विदा ले चुकी थी। फाल्गुनी मौसम शुरू हो आया था। इन दिनों हेमा अपने में कुछ अनोखा ही बदलाव महसूस करने लगी। उसका मातृत्व उसे आत्मविभोर करने लगा है। ऐसे में
वह गीत गुनगुनाती हुई स्वेटर बुनने लगती है। उस दिन घूमती हुई हेमा दूर पारू के क्वार्टर की ओर चली आई। बाहर बैठी हुई पारू के हाथ बहुत तेजी से स्वेटर की बुनाई कर रहे थे। आज वह भी तो अत्यधिक खुश नजर आ रही थी। उसे देखते ही वह उठ खड़ी हुई। आइए बीवी जी, लगता है कुछ। मूंढे पर बैठती हुई हेमा मुस्कुरा दी। हाँ बीवी जी, पारू उसके प्रति आभार प्रकट करने लगी। आपका भला हो जो आपने भटके हुए राही को राह दिखला दी। हरी पगली, हेमा हंस दी। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। आपको भी कुछ। इस पर हेमा का चेहरा तांबाई रंग का हो आया। पारू सब कुछ समझ गई। उसने हेमा के हाथ थाम लिए। ठीक कहती हैं बीवी जी, पतझड़ अपने लाव लश्कर के साथ विदा ले चुका है। हेमा और पारू के जीवन से भी तो जैसे पतझड़ का साया गायब हो गया है। अब तो वे दोनों ही बसंती बयार में सांस लिया करती हैं। हेमा को बीतता हुआ समय अच्छा लगने लगा है। अब उसे स्वयं से व पति से कोई भी तो गिला शिकवा नहीं रहा। अभी आप सुन रहे थे कहानी पतझड़ के बाद। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।